हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रता कृपलानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 11th क्लास का सेकंड चैप्टर दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो भी काफ़ी, उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से। ठीक है, तो कंसेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है और अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, तो दोनों तरीके से ही इंपॉर्टेंट है, अपना बेस तैयार करता है ये चैप्टर। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं तुम्हें क्लास 9th के पास के ऊपर लेके चलती हूँ, क्योंकि क्लास 9th में अपन ने एक चैप्टर पढ़ा है, 2 चैप्टर्स पढ़े थे एटम्स के। ठीक है, तो उसके अंदर अपन ने एक पहले यूनिट पढ़ी थी कि मैटर क्या होता है। ठीक है, अपन ने स्टार्टिंग यहाँ से ही करी थी एटम की। ठीक है, मैटर जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका एक वॉल्यूम होता है और उसका अपना एक मास भी होता है। ये हम 9th क्लास में देख के आए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस स्पेस को, वैसे जो मैंने बॉक्स बनाया उसको तुम एक यूनिवर्स मान लो। ठीक है, इसको ब्रह्मांड मान लो, यूनिवर्स मान लो, अर्थ मान लो। ठीक है, उस पर अगर सपोज करो मैंने ये बॉल रख दी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस बॉल का अपना एक मास है। ठीक है, ठीक है, उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, दिख ही रहा है इतनी स्पेस में वो प्रेजेंट है। उसका खुद का अपना एक वॉल्यूम है। अब इसकी जगह पे मैं कोई और चीज़ नहीं रख सकती हूँ, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके मैं कोई दूसरी चीज़ रख सकती हूँ। तो मतलब बॉल क्या हो गई, एक मैटर हो गया। ठीक है, फिर डेल्टन जो है, डेल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, अपन ने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, उसके 6 से 7 पोस्टुलेट थे, पॉइंट्स थे, अपन ने वो भी पढ़े थे। ठीक है, तो डेल्टन जो था, जो साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ होता है, जो मैटर है वो सबसे छोटी यूनिट का बना हुआ होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का बना हुआ होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। जैसे हमारी जो बॉडी है वो सेल की बनी हुई होती है ना, अपन बोलते हैं ना हमारी बॉडी किसकी बनी हुई होती है, सेल की। उसी तरीके से जो मैटर है वो किसका बना हुआ होता है, एटम का बना हुआ होता है। और उसने ये भी कह दिया था कि जो एटम है तुम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते हो, और फर्दर डिवाइड जो है तुम इसको नहीं कर सकते हो, मतलब एटम पूरा खाली है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है और इसको तुम और डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी टाइम तक तो उसकी ये वाली जो थ्योरी थी वो चलती आ रही थी और बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा कि भाई ठीक है, एटम सबसे छोटा है, अपन इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, तब जाके इसकी थ्योरी जो की वो रॉन्ग प्रूव हो गई और ये कह दिया गया कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, या फिर अपन इसको फंडामेंटल पार्टिकल भी कह सकते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल जो है इसको अपन कहते हैं। ये अपन पुरानी क्लास को रिवाइज कर रहे हैं, अपनी 9th क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे और प्रोटॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे वो एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल हैं, तब भी अपन इनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं या फिर फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। अपन ने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर ज़ीरो चार्ज होता है, मतलब नल भी कह सकते हैं इसको, कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है। अपन इसको न्यूट्रल भी कहते थे, NUTRAL, न्यूट्रल भी कहते थे। फिर हमने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो किस तरीके से एटम में प्रेजेंट होते हैं। हमने ये देखा था कि जो एटम है वो क्या है, एक इस तरीके का एक स्फेयर है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आसपास क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं या फिर घूम रहे होते हैं। ये चीज़ अपन 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। अब हुआ क्या, देखो अब अपन को पढ़ना क्या है, नई चीज़ क्या तुम्हें पढ़नी है, वो ये पढ़नी है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम खुद एक कितना छोटा पार्टिकल है जिसको अपन अपनी नॉर्मल आंखों से तो देख ही नहीं सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। क्या ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की, उसके लिए ज़रूरत हमें पड़ती है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कैसे डिस्कवरी हुई होगी, क्योंकि वो तो खुद और छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे ना, क्योंकि वो एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अभी अपन अपना जो डिस्कशन है वो करेंगे इनकी डिस्कवरीज पर, कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, ये हमें चीज़ें देखनी है। तो आज अपन अपनी क्लास में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसको क्या बोलते हैं,
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसका नाम ये क्यों पड़ा वो भी पता पड़ जाएगा, लेकिन अभी तुम धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप अपन लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सपेरिमेंट बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, एक्सपेरिमेंट बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ चीज़ें उसने यूज़ करी होगी, कोई अपना सेटअप रेडी किया होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट में चीज़ें क्या क्या यूज़ करी थी। हाँ, सबसे पहले ये तो जान लो कि कैथोड रे को डिस्कवर किसने किया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। तो जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, सबसे पहले अपन वो देखते हैं। तो पहली जो चीज़ उसने यूज़ करी थी वो थी डिस्चार्ज ट्यूब। क्या यूज़ करी थी? डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया था। सेकंड उसने क्या यूज़ किया था? बैटरी यूज़ करी थी। और कितने वोल्टेज की बैटरी यूज़ करी थी? 10,000 वोल्टेज की बैटरी, जो कि काफ़ी बड़ा वोल्टेज है, ठीक है, ये यूज़ किया। थर्ड उसने क्या यूज़ किया? उसने इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे। और इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रोड्स मेटल के बने हुए होते हैं, तो उसने मेटल के इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया, ठीक है। और चौथा उसने जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग करी थी। जिंक सल्फाइड को भी उसने यूज़ किया था, और किस तरीके से यूज़ किया था वो अपन आगे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, है ना। तो चलो, अपने पास 4 चीज़ें एक्सपेरिमेंट की आ गई है, मतलब एक्सपेरिमेंट में उसने ये यूज़ करी थी। अब इसको अपन एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं कि किस तरीके से उसको इसने सेटअप किया था, उसको सेट कैसे किया था इन सब चीज़ों को। तो देखो, सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो होती क्या है, पहले ये जानो। डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है ना, वो एक ग्लास की ट्यूब होती है। क्या होती है? एक ग्लास की ट्यूब होती है, जो दोनों एंड से, बोथ एंड उसके सील्ड होते हैं। सील्ड का मतलब क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं, खुले हुए नहीं रहते हैं, उसको अपन डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब बना रही हूँ। देखो, ये मैंने डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, दोनों तरफ से उसको मैंने पैक कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब बना दी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, उसके एक एंड पर ऐसी आउटलेट लगी हुई थी, और यहाँ पर एक क्या लगा हुआ था? रबर की कॉर्क लगी हुई थी। रबर कॉर्क लगी हुई थी, रबर की कॉर्क लगी हुई थी, एक नल टाइप का कुछ ऐसा लगा हुआ था। और ये क्यों लगा हुआ था? ताकि प्रेशर एडजस्ट कर सकें। क्या कर सकें? प्रेशर को एडजस्ट जो है हम कर सकें, है ना। फिर उसके बाद अपन ने क्या लिया? इलेक्ट्रोड्स को लिया है। इलेक्ट्रोड्स लिए थॉमसन ने, और उसको किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और बैटरी कितने वोल्टेज की थी? 10,000 वोल्ट की बैटरी उसने यूज़ करी थी, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कैथोड कहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड का टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और जो एनोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ठीक है। और यहाँ पर एक स्विच भी था, तो तुम एक्सपेरिमेंट में लिख सकते हो 5th पॉइंट, 5th में लिख सकते हो, उधर स्विच लिख सकते हो, है ना। चलो, तो अब क्या हुआ कि उसने सबसे पहले ना नॉर्मल प्रेशर पे, अब देखना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। प्रेशर कितना रखा? पहला 1 atm प्रेशर रखा। 1 atm प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। atm का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अपना नॉर्मल प्रेशर है ना, उस पर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने जो गैस ली थी वो कौन सी ली थी? हाइड्रोजन गैस ली थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाइड्रोजन गैस उसने ली थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और ये जो एक्सपेरिमेंट था पहले उसने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही किया था। तो जब उसने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंट किया, अपना स्टार्ट किया प्रेशर, मतलब स्विच ऑन किया यहाँ पर, तो उसको कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो देखने को नहीं मिली। मतलब कि कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को उसको नहीं मिली, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे एक्सपेरिमेंट में, तो ठीक है। फिर सेकंड केस में उसने क्या करा? सेकंड केस में उसने ये करा कि भाई यहाँ पे जो अपना आउटलेट है ना, रबर कॉक लगी हुई है ना, तो उससे उसने क्या करा? प्रेशर को एडजस्ट किया, प्रेशर को डिक्रीज़ किया। एडजस्ट तो क्या करा? एडजस्ट करके उसको डिक्रीज़ किया। कितना किया प्रेशर? प्रेशर को कर दिया कम, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जो है वो प्रेशर को लेकर गया, मतलब उसको कम कर दिया। जब प्रेशर को कम कर देते हैं तो क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना, वो क्या आ जाते हैं? बहुत ही क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, क्योंकि उनको प्रेशर के अंडर रखा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट थी? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी। तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अब क्या हो गए? पास पास आ गए। क्या आ गए? पास पास
आना स्टार्ट हो गई क्योंकि हमने प्रेशर को कम कर दिया है। तो फिर अब जब उसने अपना स्विच ऑन किया, जब इतना प्रेशर रखा ना -2 से -6 का, तब जब उसने अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, तो उसने ये देखा कि एनोड जो है उसके पीछे उसने एक जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग लगाई हुई थी ना, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक ब्राइट स्पॉट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ग्रीनिश येलो कलर का। कौन से कलर का, ग्रीनिश येलो कलर का, ग्रीनिश येलो कलर का एक स्पॉट जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसने ये ऑब्जर्वेशन लगाई कि भाई क्योंकि जब मैं प्रेशर को कम कर रहा हूँ और मुझे जिंक सल्फाइड के ऊपर एक क्या दिख रही है, एक मुझे स्पार्क प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है, एक लाइटनिंग प्रोड्यूस होती हुई दिख रही है, तो उसका मतलब ये है कि ज़रूर कैथोड की तरफ से कुछ ना कुछ तो ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से ही मुझे ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा जिंक सल्फाइड क्या होता है, जिंक सल्फाइड जो है वो एक ऐसा तरीके का मटेरियल है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर टकराता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमिनिसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ल्यूमिनिसेंट ऑब्जेक्ट जो है अपन ऐसे चीज़ों को कहते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, ल्यूमिनिसेंस प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट उनसे टकराता है तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसने ये ऑब्जर्वेशन निकाली, कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन क्या निकाली, देखी कि भाई जब मैं प्रेशर को कम कर देता हूँ तो कैथोड की तरफ से कुछ पार्टिकल्स या कुछ भी ऐसी रेज वगैरह आ रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिंक सल्फाइड के ऊपर जो है ब्राइट स्पॉट देखने को हमें मिल रहा है ना। तो उससे उन्होंने बोला कि क्योंकि वो जो रे है वो कहाँ से आ रही है, कैथोड से आ रही है, तो उसको उसने क्या नाम दे दिया, कैथोड रे जो है उसने नाम दे दिया। और इसी की वजह से नाम क्या पड़ा इस एक्सपेरिमेंट का, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसने कैथोड रेस को डिस्कवर कर लिया। ऐसी रेस जो कैथोड की तरफ से आ रही हैं, ऑब्वियसली जिंक सल्फाइड के पीछे रखा है तो इधर से ही आ रही हैं, तभी तो यहाँ पे जाके उसको स्पॉट दिखा है, तो कैथोड की तरफ से आ रही हैं, तो इसलिए उसने उसको नाम क्या दे दिया, कैथोड रेस का नाम दे दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट बताना चाहती हूँ। एक नोट पॉइंट ये है कि भाई अगर यहाँ पर मुझे कैसा स्पॉट दिखा था, ग्रीनिश येलो स्पॉट दिखा था। कैसा स्पॉट दिखा था, ग्रीनिश येलो स्पॉट दिखा था। और हमने गैस कौन सी यूज़ करी थी, हाइड्रोजन गैस यूज़ करी थी। तो इसमें ये नोट पॉइंट ये है कि ये जो स्पॉट हमको दिख रहा है ना, ग्रीनिश येलो भी दिख सकता है या कोई और भी कलर का दिख सकता है, डिपेंड करता है कि अपन ने गैस कौन सी ली है ना। तो जैसे जैसे तुम अभी मैंने हाइड्रोजन गैस ली थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, ग्रीनिश येलो स्पॉट जो है हमें देखने को मिला। अगर मैं ऑक्सीजन ले लेती या नाइट्रोजन ले लेती या कोई और गैस ले लेती तो क्या होता, मुझे अलग अलग कलर का जो है वो स्पॉटिंग देखने को मिलता ऑन द जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, है ना। अब इन्होंने कैथोड रेस को डिस्कवर तो कर लिया, अब उनको क्या करना था, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर करना था। क्या करना था कि भाई कैथोड रेस के बारे में उनको और जानने की इच्छा हुई। तो जब उनको और जानने की इच्छा हुई ना, तो मैं और अच्छी चीज़ें जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कैथोड रेस जो से के बारे में जानने को मिले। तो उसने क्या करा था कि जो अपनी डिस्चार्ज ट्यूब थी, मैं फिर से यहाँ पे बना देती हूँ डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, सॉरी, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब अपन ने ली थी ना, इस तरीके से, तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, तो उसमें उसने क्या करा, यहाँ से कैथोड रेस तो आ ही रही हैं क्योंकि ये तो अनस्टॉपेबल है, क्योंकि वो तो स्विच तो ऑन ही है और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन तो लगी हुई ही है। तो उसने क्या करा, यहाँ पे एक पैडल व्हील रख दिया, एक बहुत हल्का फुल्का जो है वो पैडल व्हील जो है वो रख दिया। तो उसने देखा कि जो पैडल व्हील है ना वो घूम रहा है, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, इससे इस कंक्लूजन से, इस ऑब्जर्वेशन से उसने ये कंक्लूड किया कि क्योंकि जो पैडल व्हील है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब कि वो मूव कर रहा है, मतलब कि वो घूम रहा है। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई, कंक्लूजन क्या निकाला, ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। क्या था, ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो उसने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई क्योंकि ये पैडल व्हील मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कैथोड रे जो आ रही है ना, तो उसके पास ज़रूर एक ऐसा पार्टिकल है, उसके अंदर ज़रूर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी वजह से क्या है, उस पार्टिकल के पास अपना एक मास है और उसका क्या है, उसकी अपनी एक वेलोसिटी है। तभी तो अगर किसी के पास मास होगा, कुछ वेट होगा, वो किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, तभी तो वो किसी और चीज़ को मूव कर पाएगा,
है ना। तुम अपना खुद का एग्जांपल ही ले लो, अपन के पास मास होता है, अपन किसी स्पीड से किसी की तरफ जाते हैं और अपन उसको थोड़ा सा अगर टच करें और वो मूव कर जाए तो क्यों मूव करता है? क्योंकि अपने पास अपनी मास है, अपना मास है, अपनी वेलोसिटी है, तभी अपन किसी और चीज़ को मूव कर सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज जो हैं वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स की बनी हुई हैं, मतलब उनके पास उनका मास भी है और उनकी वेलोसिटी भी है, मतलब उनके पास कुछ मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम क्यों बोला? क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो m/v होता है। मास और वेलोसिटी है तो मोमेंटम तो होना ज़रूरी है, क्योंकि मोमेंटम तो खुद मास इंटू वेलोसिटी होता है, उसका फॉर्मूला ही ये होता है। ठीक है। सेकेंड जो उसने ऑब्जर्वेशन देखी, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, तो दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये देखी कि अगर वो डिस्चार्ज ट्यूब जो है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देता है, क्या रख देता है? कोई ऑब्जेक्ट को रख देता है और यहाँ से अपनी कैथोड रेज आ रही हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी शेडो बनती है। यहाँ पर क्या बनती है? परछाई बनती है, शेडो बनती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये पता पड़ा कि जो हमारी कैथोड रेज हैं वो क्या करती हैं? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। कैसे ट्रैवल करती हैं? सीधा, कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगी, वो स्ट्रेट लाइन में। जैसे लाइट ट्रैवल नहीं करती, लाइट कैसे ट्रैवल करती है? लाइट हमेशा एक लाइन में ट्रैवल करती है, सीधी ट्रैवल करती है। ठीक है। अगर जैसे सपोज करो ये लाइट है, यहाँ पर अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे मैंने होल करा हुआ है, तो वो यहाँ से ट्रैवल कर जाएगी। और अगर इस जगह मैंने होल इधर शिफ्ट कर दिया ना, तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट जिस तरीके से लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उसी तरीके से कैथोड रेज जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये इसकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन आ गया। ठीक है। तीसरा कंक्लूजन भी बहुत बढ़िया कंक्लूजन है। उसने क्या करा कि ये जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब था ना, उसके अंदर जो कैथोड वाला पार्ट था ना, उसके बाहर उसने क्या कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है। ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से अपन बनाते हैं। ठीक है। इस पॉजिटिव से नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरीके से उसने क्या करा? कैथोड के आसपास क्या लगा दी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया था। तो उसने ये देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसका साइन ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कैसा होता है? ई बनाकर ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया था ना कैथोड के बाहर, तो उसने ये देखा कि जो कैथोड रेज जो हैं वो किसकी तरफ मूव कर रही हैं? वो है ना, वो उस तरफ मूव कर रही हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको कैसे समझोगे? जैसे सपोज करो मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। इधर पॉजिटिव बना दिया, इधर नेगेटिव बना दिया, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो अगर कैथोड रेज सपोज करो इधर आ रही है, ठीक है, कैथोड रेज जो है वो इधर आ रही हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से डिविएट हो गई इस तरफ, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिविएट हो गई। अब मुझे ये बताओ कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिविएट कोई कब हो सकता है? जब उसके पास खुद के पास कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। ऑब्वियसली हमें पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो उसका मतलब ये है, इससे हमें क्या पता पड़ा? इससे जे थॉमसन को क्या पता पड़ा? इससे जे थॉमसन को ये पता पड़ा कि जो कैथोड रेज हैं उनके पास कैसा चार्ज है? वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं। करेक्ट और नॉट? है ना। वो कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं, जिसके जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस तरफ से उस तरफ बेंड हो रही हैं, उस तरफ डिविएट हो रही हैं, उस तरफ जा रही हैं जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। और ऐसा तब हो सकता है जब कैथोड रेज के ऊपर खुद के ऊपर कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है। तो इससे हमें ये पता पड़ गया कि जे थॉमसन को भी पता पड़ गया कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं और वो पॉजिटिव की तरफ इसीलिए ही अट्रैक्ट हो रही हैं। और ये जो नेगेटिव चार्ज था ना, उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लेटर ऑन क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। उससे पहले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते थे? मेगाट्रॉन कहते थे। क्या कहते थे? मेगाट्रॉन कहते थे। तो इससे ये बात समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं? कैथोड रेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैथोड रेज बनाते हैं। और इसी की वजह से कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आया है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स से ही क्या बनती है? हमारी कैथोड रेज जो है वो बनती है। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है या फिफ्थ पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में तुम ये देखो, प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ रहे हैं अपन, ये है कि वो आयनाइजेशन कॉज करती हैं। जो हमारी कैथोड रेज है वो क्या करती हैं?
आयनाइजेशन करवाती हैं। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अपने पास कोई X एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कैथोड रेज टकराएंगी ना तो X जो है वो X प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन बोलते हैं। तो कैथोड रेज के अंदर ये क्षमता होती है कि अगर वो किसी भी गैस, मैटर या सब्सटेंस से टकराए तो उसका क्या करवा देती हैं, आयनाइजेशन करवा देती हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को है वो बाहर निकाल देती हैं। इसका मतलब ये ज़रूर हुआ कि भाई अगर ये आयनाइजेशन करवाने की कैपेसिटी रखती हैं तो मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल पड़े होंगे उसको भी इसने आयनाइज कराया होगा, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले होंगे। इसका मतलब ये है कि जो H2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, H+ और इलेक्ट्रॉन में ज़रूर कन्वर्ट हुआ होगा उसने। ओके, सो हमने ये देखा कि हमारा जो कैथोड रेज है उसको आयनाइजेशन करवाने का भी कैपेसिटी है। तो उसका मतलब ये है कि जो हमें हाइड्रोजन गैस रख रखी थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसका भी इसने आयनाइजेशन करवाया होगा और हमें इलेक्ट्रॉन्स उसमें से भी दिए होंगे। तो उसका मतलब ये जो हमें कैथोड रेज मिल रही थी ना, ये नोट पॉइंट है ना, जो कैथोड रेज हमें मिल रही थी उसके अंदर कैथोड रेज किसकी बनी हुई होती है, इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे थे वो इलेक्ट्रोड से तो आ ही रहे थे, जो हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया उससे तो आ ही रहे थे, और उसके साथ साथ हमारे जो गैस आयनाइज हो रही थी ना, गैस का जो आयनाइजेशन हो रहा था ना इन कैथोड रेज की वजह से ही, उससे क्या हो रहा था, उससे भी हमारी कैथोड रेज जो है वो और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। देखो भाई हमने स्विच ऑन किया तो वहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रोड है वहाँ से क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आना शुरू हो गए, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स ने इन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को क्या किया, उनका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। मैं तुम्हें और नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी कि ये जो हमारे कैथोड रेज होती है ना उनका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है, एक मिनट रुकना, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये शीट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन डाला, इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब कैथोड रेज बन रही हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, डीप अंदर जाएंगी, बहुत अंदर इसके आर पार चली जाती हैं। ये इनकी खास बात होती है। ये इसका एक और पॉइंट तुम नोट करना कि जो कैथोड रेज है उनका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया होता है। तो उससे क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोड्स थे वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गए, डीप इनसाइड चले गए। उसकी वजह से क्या हो गया कि उसको आयनाइजेशन करवा दिया और उसको हमको क्या दे दिया, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन गैस से मिले प्लस जो हमें इस इलेक्ट्रोड से मिल रहे थे, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर क्या बना दी, कैथोड रेज बना दी। और वो जो कैथोड रेज हैं वो इस एनोड से पास होकर पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे आई और वहाँ पे हमें स्पॉट जो है वो हमें देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया कैथोड रेज का, जो कि आयनाइजेशन इफेक्ट करवाने का होता है। और जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि उनका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो तुमने जो 5 पॉइंट्स पढ़े, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कैथोड रेज की, वो ये पढ़ी कि जो कैथोड रेज जो है वो शेडो प्रोड्यूस करती हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। शेडो प्रोड्यूस कर रही थी तो उससे अपन ने कंक्लूजन क्या निकाला कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जे थॉमसन ने देखा कि वो शेडो प्रोड्यूस कर रही है तो उसने कंक्लूजन निकाला कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सेकंड, उसने ऑब्जर्वेशन ये देखी कि वो पैडल व्हील को क्या कर देती हैं, रोटेट कर देती हैं। तो उसका मतलब ज़रूर उसके पास मास है और वेलोसिटी भी है, और जिसकी वजह से उसके पास मोमेंटम भी होगा, कैथोड रेज के पास मोमेंटम भी होगा, ठीक है। तीसरा, उसने ये देखा कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो किसकी तरफ डिविएट होती हैं, पॉजिटिव की तरफ डिविएट होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो कैथोड रेज हैं उनके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, और पहले उसको क्या बोलते थे, मेगाट्रॉन कहते थे, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अपन ने ये देखा कि जो हमारा कैथोड रेज हैं उनके पास आयनाइजेशन करवाने की भी क्षमता होती है। क्या होती है, आयनाइजेशन करवाने की भी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। मतलब वो गैस में से क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करवा सकती हैं, बाहर निकाल सकती हैं, ठीक है। और फिर पांचवा अपन ने देखा कि उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, कि वो डीप किसी के आर पार जा सकते हैं, किसी भी कितना भी पतला सा पतला मटीरियल हो, कितना भी थिक मटीरियल हो, उससे वो क्या कर सकती हैं, पास जो है वो कर सकती हैं। तो ये अभी तक अपन ने कैथोड रे के बारे में पढ़ लिया है। अब क्या हुआ कि जो जे थॉमसन था ना, एक मिनट, जो जे थॉमसन था ना उसने क्या कोशिश करी ना, जे थॉमसन ने E/m रेशियो को निकालने की कोशिश करी थी। E/m रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं तो उसने भी यही किया होगा, वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो E/m का मतलब होता है कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने की कोशिश करी। तो कोशिश करते समय उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने क्या करा, 3 डिस्चार्ज ट्यूब ली, 3-4 अलग अलग डिस्चार्ज ट्यूब्स ली, ठीक है। सेम जो सेटअप अपन ने ऊपर बनाया था वो का वही सेटअप है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करा, उसने गैसेस अलग अलग फिल कर दी, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन फिल कर ली, तो यहाँ नाइट्रोजन फिल कर ली, यहाँ अपन के हाइड्रोजन फिल कर ली, और चौथे में उसने सपोज करो हीलियम फिल कर ली। इस तरीके से उसने अलग अलग गैसेस को फिल कर दिया। तो चारों के चारों केस में उसने क्या करा, E/m रेशियो निकालने की कोशिश करी। क्या करा, E/m रेशियो को निकालने की कोशिश करी। तो उसने ये देखा कि चारों के केस के अंदर जो E/m का रेशियो था वो क्या था, कांस्टेंट था। कांस्टेंट का मतलब क्या था, सेम था। इसका मतलब ये है कि तुम कोई भी गैस ले लो, E/m रेशियो जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। और कितना आ रहा था E/m रेशियो चारों के चारों केस में, 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कुलम्स पर केजी। कुलम्स पर केजी, कुलम्स क्यों, क्योंकि ऊपर चार्ज है, और केजी क्यों, क्योंकि नीचे मास है, ठीक है। तो ये उसका E/m रेशियो चारों गैसेस के लिए निकल के आ रहा था। फिर लेटर ऑन, मतलब कुछ समय के बाद, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें ये तो अभी तक पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना नेगेटिव चार्ज होता है वो नहीं पता। तो वो किसने निकाला था, मिलिकन ने निकाला था। मिलिकन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या है उसका नाम, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उसकी मदद से उसने ये निकाला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन कितना है, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम का चार्ज है, ठीक है। ये बात भी अपन को ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स में काम आती है। अब देखो, अपने पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास का रेशियो पता पड़ गया है, अपन को इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता पड़ गया है। तो इससे क्या मैं उसका मास निकाल सकती हूँ, डेफिनेटली निकाल सकती हूँ। मास कैसे निकलेगा, E/m कर दो, E/m कर दो। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना मास निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास, इधर मैं इलेक्ट्रॉन भी लिख देती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आएगा 9.11 इंटू 10 की पावर -31 केजीज में अगर लिखना है तो ये लर्न करना, और ग्राम्स में लर्न करना है तो अपन 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स जो है वो अपना निकल कर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और उसका E/m रेशियो भी पता पड़ गया। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पता पड़ी कि भाई तुम कोई भी चीज़ ले लो, उसका इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो चेंज नहीं होगा। मैं इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रही हूँ, उसी का ही कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसका E/m रेशियो सेम रहेगा, उसका चार्ज सेम रहेगा, उसका मास सेम रहेगा। वो तुम अलग अलग मटीरियल्स या अलग अलग एलिमेंट्स पे जाओगे तो उसका चार्ज और मास चेंज होने वाला नहीं है, एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैं हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन गैस भी ले लेती ना, तो भी मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहता, उसका मास सेम रहता, उसका E/m रेशियो जो है वो क्या रहता, सेम रहता, ठीक है। तो 2-3 नोट पॉइंट है वो तुम देख लो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो कैथोड रेज जो थी, अपन ने ये देखा था नोट पॉइंट में, मैंने पहले भी लिखवाया है कि जो कैथोड रेज थी वो 2 जगह से प्रोड्यूस हो रही हैं। एक तो कैथोड के मटीरियल से प्रोड्यूस हो रही हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। और दूसरा कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के अलावा तुम और कोई भी गैस लेते तब भी यही ऑब्जर्वेशन आता, हाइड्रोजन के साथ कोई और दूसरी गैस हो जाती, ऑक्सीजन गैस हो जाती, नाइट्रोजन गैस हो जाती, ठीक है। उससे हमारे कोई ऑब्जर्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि E/m रेशियो कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नहीं बदलता है एलिमेंट के साथ साथ, उसका सब चीज़ें कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये हमारा नोट पॉइंट हो गया। सेकंड ये पॉइंट हो गया कि भाई हम कोई भी गैस ले लें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, E/m का रेशियो विल बी कांस्टेंट। E/m का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तुम कुछ भी, विच एवर गैस टेकन, कोई भी गैस ले लो, ये सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इससे अपन को ये अपन ने कंक्लूजन निकाल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना भैया, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है। वो क्या है, यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है ऑफ ऑल द मैटर। जितने भी संसार में मैटर हैं वो मैटर किसके बने हुए हैं, एटम के बने हुए हैं। एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या है, वो यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है।
जैसे सन है तो द सन है, वो चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी एलिमेंट के अंदर कांस्टेंट है। तुम उसकी वैल्यूज़, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन का लेके जगह नाइट्रोजन का लूँगी तो क्या हम इलेक्ट्रॉन का मास चेंज कर दोगे? नहीं करोगे। उसका E/m रेशियो चेंज करोगे? नहीं करोगे। तुम उसका चार्ज चेंज करोगे? नहीं करोगे। वो सब चीज़ें सेम रहती है। तो जब किसी एक चीज़ की वैल्यू हर जगह सेम है तो वो यूनिवर्सल हुई कि नहीं हुई? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी मैटर का यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एनोड का एक्सपेरिमेंट करेंगे और अपन ये भी देख लेंगे कि एनोड कैसे डिस्कवर हुए, मतलब प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए और अपन न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, वो भी अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।